Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulalangan antara jin Ibrit kalawan jin Ibrit duwe. Allahu Akbar. मूवी के शुरू होने पर हम एरमा और उसकी बहन वुलान को देखते हैं। वो लोग यहाँ पर एक शेमन से मिलने के लिए आए थे जिसका नाम एजिन था। इरमा जानना चाहती थी कि वो जिस आदमी से प्यार करती है कभी उसकी शादी उससे हो पाएगी या नहीं। और जब वो उस आदमी के बारे में बताती है जिसका नाम गुलाम था, ये नाम सुनकर वुलान शॉक हो जाती है क्योंकि ये आदमी इनका कज़न था। जिसके बाद वो शेमन कुछ स्पेल पढ़ता है और तभी वहाँ पर बैठी वुलान पजेस्ट हो जाती है और वो उसके सवालों का जवाब देती है कि गुलाम उसके लिए सही इंसान नहीं है, उसे उससे दूर रहना चाहिए और अगर इसके बावजूद वो उसके पास आने की कोशिश करेगी तो वो मारी जाएगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और 12 साल बीत जाते हैं। हम एरमा और उसकी माम फरहा और वुलन को देखते हैं जो कि गुलाम के घर उसकी बेटी सुफिया का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं। हम देख पाते हैं कि गुलाम की मदर टीरी बेड पर पड़ी हुई थी, शायद बहुत ज़्यादा बीमार थी। थोड़ी देर बाद जब सब लोग बहुत बिजी होते हैं तब एरमा गुलाम से मिलने के लिए जाती है। एरमा उसे गले लगा लेती है लेकिन गुलाम को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो उसे ये सब करने से रोकता है। वो उसे याद दिलाता है कि अब उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं है और वो दोनों एक ही खून के हैं, तो उन्हें ये बात पता होनी चाहिए। इस इंसिडेंट के बाद रिवील होता है कि एरमा और गुलाम 1 साल के लिए रिलेशनशिप में थे, लेकिन फिर बाद में गुलाम की शादी निशा से हो गई और गुलाम भी एरमा से वादा करता है कि वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। अब उसी रात एरमा गुलाम से मिलने के लिए उसके बुचर शॉप पर जाती है और वो ये रिवील करती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो उसे इंसिस्ट करती है ताकि वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले। वो इतने गुस्से में थी कि वो चाकू से गुलाम को डराने लगती है और उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए थ्रेट करने लगती है। जब गुलाम उस चाकू को दूर रखने की कोशिश कर रहा होता है तभी एरमा नीचे गिर जाती है। नीचे गिरने की वजह से वो ब्लीड करने लगती है, जिसके अगले दिन एरमा गुलाम को हॉस्पिटल में ये बताती है कि उसने अपना बच्चा खो दिया है और ऐसा सिर्फ गुलाम की वजह से हुआ है। गुलाम उसे कुछ पैसे देता है ताकि वो हॉस्पिटल बिल पे कर सके और एडमिट कर ले कि उसने जो किया था वो बहुत ही गलत था। गुलाम एरमा से कहता है कि वो उसे आगे से परेशान ना करे। ये सुनने के बाद एरमा बहुत ही गुस्सा हो जाती है। वो उसे याद दिलाती है कि उसने उससे वादा किया था कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। गुलाम उसे शांत करने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि अब उसकी एक फैमिली है और वो चला जाता है। उसी दिन इवनिंग में गुलाम मास्क के इमाम से मिलता है जो कि उसे सोफिया की बर्थडे के लिए गिफ्ट देता है। वो उसे बताता है कि ये गिफ्ट एक प्रेयर सेट है और अब सोफिया को पता होना चाहिए कि प्रे कैसे करते हैं, उसे ये सीखना चाहिए। वो आगे ये भी कहता है कि गुलाम और उसकी फैमिली को यहाँ पर प्रे करने के लिए आना चाहिए क्योंकि आजकल गुलाम यहाँ पर आता ही नहीं है। अब उसी रात जब गुलाम सो रहा होता है तब उसकी बेटी सोफिया उसके रूम में आती है। वो गुलाम से कहती है कि उसे ये अपने नेक्स्ट बर्थडे पर चाहिए और जब वो अपना हाथ आगे करती है तो उसके हाथ में उसकी ही 2 आँखें होती हैं। ये देखकर गुलाम तुरंत ही उठ जाता है और उसे ये रियलाइज़ होता है कि ये सिर्फ उसका एक ड्रीम था। जिसके बाद वो सोफिया के रूम में जाता है एंड सिट्स बिसाइड हर। जिसके बाद हम एक फ्लैशबैक में देख पाते हैं जब निशा प्रेग्नेंट थी तो उसे अचानक से ही लीवर पेन शुरू हो जाता है। गुलाम ये सोचकर उस पर ध्यान नहीं देता कि अभी तो सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं। जब सोफिया का जन्म होता है तभी रिवील होता है कि उसका ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गया है डिलीवरी के दौरान। जिसके बाद से सोफिया हमेशा कंप्लेन करती रहती है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है और निशा को समझ नहीं आ रहा था कि सोफिया के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर उसी रात एरमा शेमन से मिलने के लिए जाती है क्योंकि वो चाहती है कि गुलाम सिर्फ उसका पार्टनर हो और किसी का नहीं। वो शेमन उसे फिर से वार्न करता है लेकिन वो उसे गोल्ड ज्वेलरी ऑफर करती है फॉर हिज असिस्टेंस। वो शेमन उसे बताता है कि यहाँ पर बहुत सारी बुरी शक्तियाँ हैं लेकिन यहाँ पर एक जिन है जिसका नाम अंजार है और उसे मुस्लिम के नफरत के लिए जाना जाता है। वो उस जिन से कम्युनिकेट करते हैं और उसे कन्विंस करते हैं कि वो निशा को पोजेस्ट कर ले। वो जिन निशा और उसके सभी ब्लड रिलेटिव्स को सिर्फ 5 रात में मार डालेगा। एरमा सोफिया को लेकर कंसर्न रहती है। वो उसे कहती है कि सोफिया को कुछ भी नहीं होना चाहिए। वो उसे बताता है कि रिचुअल करने के लिए उसे कुछ सामान की ज़रूरत पड़ेगी और वो चीज़ें निशा की होनी चाहिए।
और इसके साथ साथ उसकी एक फ़ोटो भी चाहिए। जिसके बाद एरमा निशा से मिलने के लिए जाती है और थोड़ी देर बाद उससे बात करने के बाद वो बाथरूम यूज़ करने के लिए जाती है। जिसके अगले सीन में एरमा उस सेमन से मिलने के लिए जाती है क्योंकि उसने निशा के घर से उसके बाल और उसका यूज़ हुआ सैनिटरी पैड चुरा लिया था। जिसके बाद वो उस पैड को एक बाउल में डुबोता है जिसमें पानी भरा हुआ था और फिर वो निशा की फ़ोटो के पीछे की तरफ कुछ लिखता है। जिसके बाद वो उसकी फ़ोटो को बफेलो ब्लड में डुबो देता है। वो उसकी फ़ोटो को 5 टुकड़ों में तोड़ता है। वो उसके पैड को शिंबो के चारों तरफ लपेट देता है। जिसके बाद वो एक स्पेल पढ़ने लगता है और एरमा उस स्पेल को रिपीट कर रही थी और थोड़ी देर बाद उस शेमन के घर में हरकत होना शुरू हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो शिनबोन अपने आप ही टूट जाता है। उसके टूटने के साथ साथ सब कुछ अपने आप शांत हो जाता है। जिसके बाद वो शेमन उसकी हेल्पर लेडी को बताता है कि हर रात निशा की फ़ोटो का एक टुकड़ा उसे डॉग फूड में मिला कर देना है, एक टुकड़ा हर रात। जिसके बाद वो शेमन एरमा से कहता है अब निशा और उसके सभी ब्लड रिलेटिव्स अगली 5 रातों में मारे जाएंगे और आज की रात उनकी पहली रात है। अगले दिन भोर की प्रेयर के दौरान एक बफेलो का सिर उसके सामने आकर गिर जाता है। उसकी आवाज़ सुनकर गलांग वहाँ पर आता है और वो उसे सब कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन गलांग उस पर भरोसा नहीं करता। एंड टू हर सरप्राइज उसकी आंखें खोलते ही वहाँ से सब कुछ गायब हो चुका था। लेटर जब निशा शुफिया के रूम में होती है तब बेड के नीचे से एक बॉटल रोल आउट करते हुए बाहर आता है। जब वो बेड के नीचे चेक करती है तब उसे वहाँ पर एक डॉल मिलता है जिसे अरमा ने सुफिया को गिफ्ट किया था उसके बर्थडे पर। निशा जैसे ही उस डॉल को उठाती है वी ऑब्जर्व कि वो पजेस्ड हो रही है। उसका एक्सप्रेशन गुस्से से भर गया था। जिसके बाद वो एक सीजर उठाती है और उस डॉल के बाल को काटने लगती है और उसे खाने लगती है। इस डिस्टर्बिंग एक्ट के बाद वो अपने हेयर भी काटती है और उसे भी खाती है। अगली रात जब गलांग घर वापस आता है तब निशा उसे पूछती है कि उसे इतना लेट कैसे हो गया। गलांग उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि उससे सवाल पूछना बंद करो, लेकिन जल्दी उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो उससे माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि वो थक गया है। निशा उसे डिस्टर्बिंग एक्ट के बारे में बताती है। वो कहती है कि इस घर में कुछ तो अजीब हो रहा है, लेकिन गलांग ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। मीनवाइल जब अरमा घर आती है तब उसकी मॉम फराह उससे पूछती है कि वो इतनी देर तक बाहर क्यों रहती है, लेकिन वो अपनी मॉम से कहती है कि मुझे अकेला छोड़ दीजिए। जिसके बाद वुलन उससे मिलने के लिए आती है और उसे कन्फ्रंट करती है कि उसने वो ज्वेलरी कहाँ पर यूज़ किया है, क्या उसने वो चीज़ वो शेमन को दे दिया, और उसे अक्यूज़ करती है कि वो कितनी बुरी है। एरमा वुलन से कहती है कि वो बिल्कुल उसकी मॉम जैसी है जो कि कभी भी उसे सपोर्ट नहीं करती। जिसके बाद वो उसे ज़बरदस्ती रूम से बाहर निकाल देती है। बाद में जब एरमा सोने की कोशिश कर रही होती है हम देखते हैं कि वुलन उसके बेड पर बैठी हुई थी। सडनली उसका ब्लैंकेट नीचे गिरने लगता है। डर में जब वो लाइट ऑन करती है और जब वो पीछे देखती है वो देखती है कि वुलन उसके बगल में ही सो रही थी, लेकिन ये उसका डेमोनिक फॉर्म था। जैसे तैसे वो उससे बचने की कोशिश करती है और जब वो बाहर जाती है तब वो देखती है कि वुलन उसके रूम के बाहर ही खड़ी थी, और जैसे ही वो पीछे देखती है वो देखती है बेड पर कोई भी नहीं था। मीनवाइल जब निशा प्रे कर रही होती है तब उसे एक स्ट्रेंज वॉइस सुनाई देती है। सडनली वो चोक करने लगती है। अपनी मॉम को स्ट्रेस में देखकर जब सोफिया उन्हें चेक करने के लिए आती है तब वो वोमिट करने लगती हैं और उसके मुंह से कीड़े निकल रहे थे। वो वॉशरूम में जाती है और इस वॉर्म को एक जार में रख लेती है ताकि वो गलांग को दिखाकर प्रूव कर सके कि यहाँ पर क्या हो रहा है। लेटर जब निशा अपनी मदर इन लॉ के पास होती है तब उसे एक स्ट्रेंज नॉइज सुनाई देती है, जिसके बाद वो तुरंत ही पजेस्ड हो जाती है। पोजीशन के इन्फ्लुएंस में होने की वजह से वो अपनी मदर इन लॉ को मारने लगती है और जैसे ही वो सिंस में वापस आती है वो उनसे माफ़ी मांगती है। जब निशा नया पानी लेने के लिए बाहर जाती है वो देखती है कि उसकी मदर इन लॉ का रूम का डोर अपने आप ही खुल रहा था और वो अपने बेड पर नहीं थी। सरप्राइजिंगली डैडी जो इतने दिनों से बिस्तर पर पड़ी हुई थी वो अपने रूम से चलते हुए बाहर आती हैं। मीनवाइल निशा देखती है कि जार में जो उसने वॉर्म्स रखे हुए थे वो सब के सब गायब हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ डैडी गरम गरम सूप अपने ऊपर डाल लेती हैं। एट द रिजल्ट डैडी का पूरा शरीर जल जाता है और वो निशा के सामने ही मर जाती हैं। ऑन द थर्ड नाइट
टेडी की फ्यूनरल पर इरमा बहुत डर जाती है जब उसे ऐसा एहसास होता है कि किसी ने उसके शोल्डर पर अपना हाथ रखा है। लेकिन जब वो पीछे देखती है तब वहाँ कोई नहीं होता। लेकिन हम देखते हैं कि पर्सिस्ट निशा उसे घूर रही थी। और जब सब प्रेयर कर रहे होते हैं तब अचानक से ही निशा सबके सामने आ जाती है और वो बॉडी को अनकवर कर देती है। वहाँ पर मौजूद सभी लोग बहुत डर जाते हैं, लेकिन तभी इमाम गुलाम और उसके फ्रेंड को निशा को पकड़ने के लिए बोलते हैं। इसके बाद इमाम उस जिन को कन्फ्रंट करते हैं और उसे निशा की बॉडी को छोड़ने के लिए कहते हैं। लेकिन जिन ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है कि वो यहीं पर रहना चाहता है और उसके लिए अच्छा यही होगा कि वो उसके मामले में दखल ना दे। इसके तुरंत बाद इमाम प्रे करने लगते हैं और थोड़ी देर बाद निशा ठीक हो जाती है। अगले सीन में गुलाम इमाम से कहता है कि एक बार निशा ने उससे कहा था कि उसके घर में कुछ अजीब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उस वक्त उसने उसकी बात नहीं सुनी थी। लेकिन इमाम कहते हैं कि वो समझते हैं कि क्या हो रहा है और वो उसकी मदद करेंगे। उसी रात गुलाम को एक आवाज़ सुनाई देती है जहाँ पर बहुत सारी औरतें कुछ पढ़ रही थी। इस दौरान वो उन औरतों की आवाज़ों का पीछा करते हुए नीचे आता है और वो देखता है कि बहुत सारी औरतें जोर जोर से कुछ पढ़ रही होती हैं। सोफिया उनके बीच में ही लेटी थी, शाउल से रैप किया गया था। अचानक ही वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो भी ज़मीन पर उसी तरह से पड़ा हुआ था जैसे कि सोफिया, और बहुत सारी औरतें उसके चारों तरफ बैठी हुई थी। लेकिन तभी एक जिन उससे कहता है कि उसे पता है कि उसने क्या किया था इरमा के साथ। लेकिन तभी सोफिया उसे उठाती है और उससे पूछती है कि उनके साथ क्या हो रहा है। वो सोफिया से कुछ नहीं कहते, सिर्फ उसे गले लगा लेते हैं। जिसके बाद वो निशा से मिलने के लिए जाते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं कि उसने उस पर भरोसा नहीं किया। वो कहता है कि वो इमाम से इसके बारे में बात करेगा। अगले सीन में हम गुलाम को इमाम के पास देखते हैं जो कि उसे बताते हैं कि जिन ने निशा को पोजेस कर लिया है और ये कुछ ऐसा है जैसा कि तब होता है जब कोई जिन को हायर करता है, और इस तरह का जिन सिर्फ ब्लैक मैजिक के द्वारा ही बुलाया जा सकता है। लेकिन इमाम उसे कहते हैं कि उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, बस वो गॉड पर अपना भरोसा रखे। वो उसे एक चार्ट देते हैं और उससे कहते हैं कि इसके कुछ बूंदे निशा के फोरहेड पर गिरा देना। मीनवाइल घर पर निशा को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं जो कि बाथरूम से आ रही थी, और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है वो बहुत डर जाती है क्योंकि टेडी वहीं पर थी। टेडी धीरे धीरे उसके पास आ रही थी तो डर की वजह से निशा चिल्लाने लगती है, और तब तक गुलाम भी वहाँ पर पहुँच गया था और वो उसकी मदद करता है। वो उसे उस बोतल के बारे में बताता है जो इमाम ने उसे दिया था, और जैसे ही वो निशा के फोरहेड पर ये बोतल लगाने के लिए जाता है वो चिल्लाने लगती है। उसकी इतनी कोशिशों के बजाय गुलाम किसी तरह उसके सर पर वो पानी लगा देता है, जिसके तुरंत बाद ही वो शांत हो जाती है। जिसके बाद वो रेडियो पर प्रेयर प्ले करता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन सडनली वो प्रेयर रुक जाता है और हम देखते हैं पोजेस्ड निशा को। चौथी रात हम फराह को देखते हैं जो कि डिलीरियम की स्टेट में थी। वो किचन के सभी बर्तनों को इधर उधर फेंक रही होती हैं। उनके पैरों से खून निकल रहा था और तभी वो एक प्लेट का शार्प टुकड़ा उठाकर उसे खाने लगती हैं। थोड़ी देर बाद जब अरमा और वुलन घर वापस आती हैं तब वो बहुत डर जाती है क्योंकि उन्हें दिखता है फराह की बॉडी जो कि लाइफलेस थी। अगली रात फराह के फ्यूनरल पर अरमा को ये एहसास होता है कि ये उसकी गलती है। वो ये रिवील करती है कि वो उस श्रीमन के पास दोबारा से गई थी, और उसे ऐसा लगता है कि आंट हैरी और उसकी मॉम फराह उसकी वजह से मारी गई। मीनवाइल निशा जब भी अजान सुनती है वो डिस्टर्ब हो जाती है और वो अजीब हरकतें करने लगती है। वो टेबल पर चढ़ जाती है और खुद को लटका लेती है, और उसी वक्त गुलाम घर पर पहुंच जाता है और वो उसे बचा लेता है। थोड़ी देर बाद हम इमाम को गुलाम के घर देखते हैं। वो निशा को देखते हैं और गुलाम को कहते हैं उसे कुछ तैयारियां करनी पड़ेंगी ताकि वो निशा को हील कर सके। वो आज रात गुलाम से निशा को उस हॉल में लाने के लिए कहता है जो कि मॉस्क के पीछे है। इमाम के जाने के बाद वुलान और इरमा वहाँ पर पहुँचती हैं, और जब गुलाम उससे पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रही हो, तब इरमा उससे माफ़ी मांगती है और वो उसे बताती है कि वो ही रिस्पॉन्सिबल है उसकी मॉम टेडी के डेथ के लिए। ये सुनकर गुलाम बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुम हो जिसने जिनको हमारे पीछे लगाया है। ऑन द 5th नाइट इरमा डिसाइड करती है कि वो उस शेमन से मिलने के लिए जाएगी और उससे सब कुछ रोकने के लिए कहेगी, और तभी वो नोटिस करती है कि वुलन स्ट्रेंज बिहेव कर रही है, और तभी हम वुलन का डेमोनिक फेस देखते हैं। वुलन उसे मारने की कोशिश करती है लेकिन इरमा किसी तरह खुद को बचाकर एक रूम में लॉक कर लेती है। थोड़ी देर बाद इरमा को जब ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है तब वो डोर ओपन करती है
और बाहर चेक करती है। सडनली वुलन विंडो के थ्रू जंप करती है। जैसे ही इरमा एक पत्थर उठाती है ताकि वो खुद को बचा सके, ठीक उसी वक्त वुलन नॉर्मल हो जाती है। उसे नॉर्मल देखकर इरमा वो पत्थर साइड में फेंक देती है और ठीक उसी वक्त वुलन फिर से पॉसेस्ड हो जाती है, जिसके बाद वुलन पेड़ पर चढ़ने लगती है। इरमा उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो जिन वुलन को ऊपर से सीधा नीचे फेंक देता है, जिसकी वजह से वो मारी जाती है। मीनवाइल गुलाम निशा को लेकर उसी हॉल में आता है जहाँ पर इमाम ने उसे आने के लिए कहा था। इधर इरमा उस शेमन से मिलने के लिए चाहती है, लेकिन तब भी उसे वहाँ पर एक औरत रोक लेती है। वो लेडी उसे बताती है कि उस जिन पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। इरमा उस शेमन से मिलना चाहती थी, इसलिए वो उस लेडी को धक्का दे देती है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। मीनवाइल इमाम रिचुअल शुरू करते हैं और वो निशा के ऊपर होली वाटर डालते हैं। ऐसा करते ही वो जिन गुस्से में आ जाता है और इमाम अपने एक आदमी को रस्सी लाने के लिए कहते हैं, जिसके बाद निशा को वहीं पर रखे एक चेयर से बांध दिया जाता है। वो लोग निशा की बॉडी को एक कपड़े से ढक देते हैं और इमाम उस पर होली वाटर डालने लगते हैं। आफ्टर सम टाइम निशा शांत हो जाती है और बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद लाइट फ्लिकर करने लगती है और निशा वॉयलेंटली शेक करने लगती है। निशा के डेमोनिक रूप को देखकर वहाँ पर उपस्थित सभी लोग बहुत डर जाते हैं, लेकिन इमाम फिर से प्रेयर पढ़ना शुरू कर देती हैं ताकि वो जिन को एक्सपेल कर सके। सडनली निशा हवा में ऊपर उठने लगती है। इधर इरमा भी एक जिन के द्वारा पॉसेस्ड हो जाती है, जो कि उसे फोर्स कर रही थी कि वो खुद को चोट पहुंचाए। ऑन द अदर हैंड जिन गुलाम से कहता है कि तुम भी ठीक उसी तरह मरोगे जैसे कि इरमा की बेबी मारा गया था और ये पूरी फैमिली मारी जाएगी। इमाम उसे अपने स्टफ से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुलाम उसे रोकता है। इमाम गुलाम से कहते हैं कि वो अब निशा को और नहीं रोक सकते, जिसके बाद वो उसे हिट करते हैं और वो नीचे गिर जाती है और वहाँ पर उपस्थित सभी लोग अनकॉन्शियस हो जाते हैं। मीनवाइल ये जिन कंटिन्यू इरमा को पनिश कर रहा था, उसके हाथ और पैर तोड़कर, और इन द एंड वो इरमा की बॉडी को मरोड़ कर उसे मार डालता है। और यहाँ पर निशा गुलाम को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी इमाम उसे एक स्टिक से हिट करते हैं, जिसकी वजह से निशा अनकॉन्शियस हो जाती है। और जब गुलाम उसे उठाने की कोशिश करता है, तब इमाम गुलाम से कहते हैं कि अगर निशा सच में एक जिन द्वारा पॉसेस्ड है, तब ये जब इसे हार्म नहीं करेगा। और तब हम पॉसेस्ड सोफिया को वहाँ पर आते हुए देखते हैं। इमाम समझ जाता है कि अब इस जिन ने सोफिया को पॉसेस्ड कर लिया है। वो हर चीज़ पर कंट्रोल करती है और वो वजह बनती है सबकी मौत की। और तब ये रिवील होता है कि उस दिन जब सोफिया का पेट दर्द हो रहा था, तब उसका पहला पीरियड आया था और इरमा ने जो सैनिटरी पैड उठाया था वो निशा का नहीं बल्कि सोफिया का था। इससे हमें ये रियलाइज़ होता है सोफिया और उसके ब्लड रिलेटिव्स मारे जा रहे थे। गुलाम उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन सोफिया उसे हवा में उठा देती है। ये देखने के बाद इमाम फिर से कोशिश करते हैं ताकि वो उस जिन को सोफिया की बॉडी से बाहर निकाल सके, और वो ऐसा कर भी लेते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में गुलाम मारा जाता है। और तब ये रिवील होता है कि ये फैमिली सबसे ज़्यादा हॉरिफाइंग फैमिली पाई गई थी, और ये सब फेंडेग्लांग एक मॉस्क के बेसमेंट में हुआ था, जहाँ पर हस्बैंड मारा गया था बिकॉज ऑफ ब्रोकन नेक, और उसकी वाइफ और बेटी अनकॉन्शियस थी। पुलिस को गुलाम की 2 कजिन्स अलग अलग लोकेशन पर मरी हुई मिलती हैं, जो कि ऑब्वियसली वुलान और उसकी बहन थी। वाइफ यानी निशा को क्रिटिकल कंडीशन में रेस्क्यू किया गया था। उसकी बेटी पूरी तरह से रिकवर हो गई है, लेकिन अब उसका ख्याल रखने के लिए कोई भी ब्लड रिलेटिव्स नहीं बचे हैं।